चलो शुरू करते हैं। आज का अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जहां आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस काम करने की जगह को कब बोला जाएगा कि वो सुरक्षित है, या वो काम करने वाले जगह का जो वातावरण है वो कब सुरक्षित है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है सुरक्षित कार्यकारी दशाएं। ठीक है, कार्यकारी दशाएं। अब इनके बारे में, इसको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे सेफ हो सकता है इसके बारे में अब एक बात जान लीजिए कि अगर कोई भी श्रमिक, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी उद्योग में काम कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको ये लगता है कि वो जहाँ काम कर रहा है वहां पे दुर्घटना का चांस बहुत अधिक है, ठीक है, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहां बीमार होने का चांस बहुत अधिक है, तो उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आएगी, उसका कार्य में मन नहीं लगेगा। तो अक्सर क्या किया जाता है, नियोक्ता जो है वो वर्किंग जो कंडीशन है उसे सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नियोक्ता है वो कार्यकारी दशाओं को ठीक करने में खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उससे आपका जो खर्च है वो बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है, खर्च तो उसको लगता है कि बढ़ गया है, लेकिन अगर वो वर्किंग एनवायरनमेंट में खर्च करता है तो जो श्रमिक है उसकी दक्षता और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता है, वो बढ़ जाती है। तो देखा गया है कि वर्किंग कंडीशंस को सुधारना बहुत जरूरी है और उसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखती है सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि ये अगर चीजें हैं तो हमारी यहाँ जो जगह है, जो हमारे कार्य करने का स्थान है, वो सुरक्षित है। उन पॉइंट्स को मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहला है वेंटिलेशन। अगर किसी जगह पे वेंटिलेशन अच्छा है तो वो सुरक्षित माना जाएगा। इसको बोला जाता है संवातरण, संवातन। ठीक, संवातन कहा जाता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के बाद इसको लाइटनिंग बोला जाता है, प्रकाश। इसको प्रकाश। जो जो फैक्टर किसी सेफ वर्किंग कंडीशंस में शामिल होते हैं उनको मैं लिख रहा हूं एक एक करके। तापमान, टेम्परेचर, फिर एक एक करके मैं समझा दूंगा आपको। तापमान के बाद ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता के अलावा इधर थे क्लीनलीनेस, जिसको स्वच्छता कहा जाता है। उसके बाद वर्किंग आवर, काम का घंटा, कार्य के घंटे कहा जाता है। वर्किंग आवर्स के बाद आपका है, लास्ट है, नॉलेज ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन। अब सुने ध्यान से। वेंटिलेशन का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है किसी भी वर्किंग जगह पे जहां आप काम कर रहे होते हैं वहां पर हवा जो है बार बार पास नहीं कर रही थी। हवा पास न करने के कारण बदबू, गर्मी और उमस बढ़ जाती है, जिसके कारण श्रमिकों को काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा वर्किंग कंडीशन, सुरक्षित वर्किंग कंडीशन वही माना जाता है जहां पे वेंटिलेशन की क्या हो, उचित व्यवस्था हो। अब ये कैसे कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा करके, एग्जॉस्ट फैन के अलावा खिड़कियां बनवा करके, उजालदान जो बने होते हैं वो भी वेंटिलेशन का ही काम करते हैं। ठीक है, अगला है लाइटनिंग। अगर प्रकाश बहुत अधिक होता है काम करने की जगह पे तो भी दिक्कत है, अगर प्रकाश बहुत कम है तो भी बहुत दिक्कत है।
तो उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि जिससे आंखों को कोई प्रभाव ज्यादा ना पड़े, ना उनपे चमक पड़े, ना उनको देखने में दिक्कत हो। तापमान, तापमान अगर किसी जगह का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तापमान को मॉडरेट रखा जाता है वर्किंग प्लेसेस पे। अब इसके लिए हम जनरली एसी, कूलर या फिर और चीजें का इस्तेमाल करते हैं जिससे तापमान क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तो उस जगह रहने का जो जिसको बोला जाता है कंफर्ट, ठीक है, वहां का खराब हो जाता है। वहां पे रहने की जो आदत है उसमें कमी आती है या फिर उसमें रहना मुश्किल हो जाता है। आर्द्रता अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत है, इसीलिए क्या किया जाता है, आर्द्रता को कम किया जाता है। जिसमें कम करने का एक तरीका है कि आप एसी लगा लें। एसी के अलावा आप क्या खुले दार कमरों का इस्तेमाल करें जहां पे हवा समय समय पे क्या होती है, आती जाती रहती है, तो जिससे आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। उसके बाद क्लीनलीनेस की बात करते हैं। स्वच्छता किसी जगह जहां हम काम कर रहे हैं वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता रहेगा तो बदबू नहीं रहेगा, स्वच्छता रहेगा तो सामान अपनी जगह रहेगा, स्वच्छता रहेगा तो आपको काम करने में अधिक मन लगेगा। तो वर्किंग सेफ वर्किंग कंडीशन का ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगला जो है वर्किंग आवर्स। किसी जगह जहां आप काम करते हैं वहां पे 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटे काम कराया जाता है, तो भी वो क्या करता है, आपकी क्षमता पर प्रभाव डालता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि 8 घंटे, और 8 घंटे के साथ साथ उसमें कुछ घंटे बाद रेस्ट की प्रावधान दिए जाते हैं ताकि आपका वर्किंग आवर्स क्या हो, एक सेफ वर्किंग आवर्स हो। वरना थकान हो सकती है, थकान के बाद आपको कार्य में मन नहीं लगेगा जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सुरक्षा कम हो जाती है। काम में मन नहीं लगता है तो दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। अगला है नॉलेज ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन। कहीं भी जहां आप काम कर रहे हैं तो उससे जुड़े जो भी कानूनी अधिकार आपको प्राप्त हैं सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उस जगह पे। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये सुरक्षित कार्यकारी दशाओं के पॉइंट थे। अगला जो टॉपिक है वो है सेफ्टी कलर कोड। सेफ्टी कलर कोड का मतलब होता है कि कई जगह हम लोग सुरक्षा के लिए कुछ रंगों का इस्तेमाल करते हैं जिनको बिना जिनके बारे में बिना पढ़े हम समझ जाते हैं कि ये किस तरह के अरे खतरे के जानकारी को दे रहा है। ठीक है, कई बार देखे होंगे कि लाल कलर किस बात को इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेशली जब आप रोड पे होते हैं तो जो ट्रैफिक के कलर्स होते हैं उनको देखकर आप समझ जाते होंगे कि किस प्रकार का कार्य अभी उस कलर के हिसाब से करना है। रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है, और अगर येलो है तो स्टॉप होना है। तो कलर जो होते हैं वो बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। किसी आम इंसान को भी अगर सुरक्षा के बारे में बताना हो तो कलर के हिसाब से बताया जा सकता। अब देखिए, अब मैं एक सोसाइटी है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसी ने बहुत सारे कलर के मायने बताए हैं कि कौन सा कलर किस तरह के सुरक्षा को दर्शाता है, सुरक्षा श्रेणियों को दर्शाता है। तो आइए एक एक करके उनको देखते हैं। सेफ्टी कलर कोड्स, ठीक। एक सेफ्टी व्हील होता है, इसी तरह का सेफ्टी व्हील होता है। हर कलर का अपना महत्व है। ये ब्लू है, ये रेड है, ये लाल है, ये नीला है, ठीक है। ये जो है पर्पल है, जिसको बैगनी कहा जाता है, पर्पल कलर का है, ठीक। ये ग्रीन है,
ये ऑरेंज है और ये येलो होता है। ये 6 कलर का इस्तेमाल होता है। हर कलर का अपना मतलब है। एक एक करके मैं मतलब आपको बता देता हूं। जब भी ब्लू कलर हो तो इसका मतलब ये है कि आसपास कोई भी खतरनाक चीजें नहीं है। जहां भी ब्लू कलर होता है तो इसका मतलब है कि श्रमिक जान जाएगा कि यहाँ पे आप निश्चिंत होकर कार्य कर सकते हैं। ठीक। रेड कलर जनरली फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के पास लगा होता है। कि लाल का मतलब यह है कि बहुत अधिक खतरा है, डेंजर है, हाई रिस्क जोन है, अतिरिक्त खतरे का क्षेत्र है। उसके अलावा जहां भी इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी की चीजें होती हैं, रुकने की व्यवस्था होती है, लाइक इन ट्रैफिक लाइट और अलार्म्स का जो कलर होता है वो रेड रखा जाता है। पर्पल की बात करते हैं तो पर्पल या बैगनी कलर वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां रेडिएशन का खतरा होता है। स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स में इस कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज की बात करते हैं जहां पर मॉडरेट रिस्क होता है खतरे का, जहां पर थोड़ा सा मध्यम लेवल का खतरा रहता है, वहां पे ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर बहुत कम खतरा रहता है वहां पे येलो का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे भी येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर थोड़ी सावधानी बरती जाती है वहां भी येलो कलर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ग्रीन का मतलब होता है कि ये जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। ठीक है। और फर्स्ट एड बॉक्स के लोकेशन के पास भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल होता है। अब मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत हद तक इस पे सवाल बन सकता ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल ये पूछ लेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स का कलर कोड क्या लगता है, तो आपको बताना होगा कि ग्रीन लगता है। उसके अलावा कहेगा कि स्टॉप करने के लिए कौन सा कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना होगा रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कलर कोड्स कौन सा कलर क्या चीज दर्शाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ ये जो कलर हैं वो उन कुछ चीजों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में मैं लिख देता हूं, देखें। ओके। हाँ ठीक है। रेड, रेड कलर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है मैं लिख रहा हूं। कंबस्टिबल मटेरियल, जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके लिए रेड का इस्तेमाल होता है। ज्वलनशील पदार्थों या कंबस्टाइल मटेरियल्स के लिए रेड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है। येलो, पीला कलर। ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं उनके लिए पीले कलर का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजर्स के लिए। ठीक है। सफेद, जिसको व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट जो है पॉइजन के लिए इस्तेमाल होता है, जहर, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, ठीक है, उनके लिए व्हाइट इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑरेंज, एक्सप्लोसिव का जो कलर कोड होता है वो ऑरेंज होता है। जो भी एक्सप्लोसिव्स हैं, गोला बारूद से संबंधित चीजें हैं, उनका कलर कोड क्या है, ऑरेंज है। ठीक है। ग्रीन, वो गैसेस जो नॉन फ्लेमेबल हैं, जो ज्वलनशील नहीं हैं, उन गैसेस का कलर कोड जो होता है वो ग्रीन होता है। बात समझ में आई। अगला जो है, अगर रेड एंड व्हाइट दोनों एक साथ हो रहा है इस्तेमाल, लाल और सफेद, तो कोई ऐसा सॉलिड होगा, कोई ऐसा ठोस होगा जो ज्वलनशील होगा, उसके लिए रेड एंड व्हाइट का इस्तेमाल होता है। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वो है, एक मिनट, वो है
आग से बचाव, और आग से बचाव के क्या क्या इक्विपमेंट है, आग से क्या बचाने की जरूरत है, आग से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में, और आग कैसे लगती है। ठीक है, आग को, अगर आग से बचाव करना है, ठीक है, आग का निवारण करना है, कहीं आग लग गया है, तो उसके लिए बेसिकली 3 काम किया जाता है उससे बचाव के लिए। ठीक है, पहला काम जो है वो है फायर प्रिवेंशन का कार्य होता है। ठीक है, फायर प्रिवेंशन को बोला जाता है अग्नि निवारण। दूसरा काम जो होता है वो अग्नि सुरक्षा का काम होता है, फायर प्रोटेक्शन का। तीसरा काम जो होता है वो एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन का होता है, जिसको विस्फोट सुरक्षा भी कहा जाता है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए फायर ट्रायंगल के बारे में। कई बार सवाल पूछा है फायर ट्रायंगल के बारे में। अगर कहीं आग लग रही है तो यही, इस ट्रायंगल में जो 3 चीजें हैं उन्हीं के कारण आग लग रही। अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं कहीं तो वहां आग लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको फायर ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फायर ट्रायंगल। आग के लगने में इन तीनों की आवश्यकता होती है। अब इन 3 क्या क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है अग्नि त्रिकोण। अग्नि त्रिकोण, फायर ट्रायंगल। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी एक को क्या कर दिए, रोक दिए, तो आग बुझ जाती है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा आग का निवारण या आग से सुरक्षा बेस्ड होता है, इसी पर आधारित होता है। तो फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेथड्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे कि आग से बचने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है ऑक्सीजन, हवा चाहिए। हवा कह लें या ऑक्सीजन की बात कर लें, अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती है। ठीक है, चाहे भले ही आप पेट्रोल को क्या करें, 10 बार माचिस की तिल्ली लगा करके जलाने का प्रयास करें, अगर वो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रहा, हवा नहीं है, अगर हवा पहुंच गई तो आग लग जाएगी, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो बेसिकली ऑक्सीजन या हवा ना हो तो वहां आग नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, फ्यूल, जो जलने वाले पदार्थ हैं, अगर वो वहां नहीं है, ठीक है, जिन्हें ईंधन भी कहा जाता है, अगर वो वहां नहीं है तो आग नहीं लग सकती। दूसरा, इग्निशन टेम्परेचर, जिस तापमान पर आग लगता है उस फ्यूल का, अगर वो तापमान नहीं आया है तो आग नहीं लग सकती। उदाहरण के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि लकड़ी आप जलाते हैं फिर भी आग नहीं लगता है तीली से। क्यों? क्योंकि वो आपका उतना तापमान नहीं आया रहता है जो क्या कर सके, जला सके लकड़ी को। तो 3 चीजें जरूरी हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से किन्हीं एक को रोक करके आप क्या कर सकते हैं, आग को रोक सकते हैं। तो आग के निवारण में जितनी भी विधियां हैं, इन्हीं तीनों में से किसी एक को क्या करती हैं, रोकती हैं। देखें, पहली विधि जो है वो है फायर प्रिवेंशन की। आग से निवारण की जो पहली विधि है वो है फायर प्रिवेंशन की, जिसे हिंदी में कहा जाता है अग्नि निवारण। अगर आग से बचाव करना है, ठीक है, तो आग लगे ही ना, इसका बचाव करना होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं एक कंपनी के लेवल में, उसके बारे में सुने। इसको फायर प्रिवेंशन ही कहा जाता है। कहीं भी आग से बचाव का पहला नियम क्या है, ये पहला नियम है, ठीक है, फायर प्रिवेंशन। आग से बचाव का पहला नियम, फायर को ही क्या कर दो, रोक दो। आग को ही क्या कर दो, पहले से ही क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अब देखिए क्या क्या तरीके हैं। एक स्पार्क, स्मोक और फ्लेम संसूचन यंत्र होता है। वो क्या करता है, एक डिवाइस लगी होती है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, वो कहीं भी आग लग रही है, ठीक,
कहीं पे भी स्पार्क हो रहा है या फिर कहीं भी धुआं जनरेट हो रहा है, ज्यों उस डिवाइस के आसपास दिखता या महसूस होता उस डिवाइस को, वो अलार्म की तरह बजने लगता है। तो एक तरह का फायर अलार्म ही इसे कहें, कि आपको ऐसा सिस्टम लगाना होता है फायर से बचाव के लिए जो स्मोक, स्पार्क या फिर चिंगारियों को क्या कर सके, सेंस कर सके। अगला जो है, बियरिंग तापमान का इस्तेमाल होता है, बेल्ट संरेखण का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा प्लग अप संसूचन तंत्र का इस्तेमाल होता है। कई जगह कंबस्टेबल गैसेस के संसूचन, संसूचन का मतलब होता है पता लगाने वाले यंत्र, जो पता लगाएं कि ये काम यहाँ पे हो रहा है। कई जगह एमिशन मॉनिटरिंग होती है। एमिशन मॉनिटरिंग मतलब जहाँ पे उत्सर्जन हो रहा होता है किसी चीज का, किसी गैसेस का, तो उनकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि वहां पे आग ना लग सके। तो ये फायर प्रिवेंशन के कुछ तकनीक हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ डिटेक्टर्स, सेंसर लगाए जाते हैं, फायर अलार्म्स लगाए जाते हैं, जो क्या कर सकते हैं, आग के लगने के कारणों को पहले ही बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, आपको आग लगने के, तो अलार्म बज जाता है जब स्पार्किंग होती है। तो आग के लगने और फैलने से पहले ही आग को बुझा लिया जाता है। तो ये फायर प्रिवेंशन का टॉपिक था। अगला जो है वो फायर प्रोटेक्शन का है, कि अगर मान लीजिए आग लग गई, दूसरा चरण जो है वो है फायर प्रोटेक्शन का। आग लग चुकी है, अब उससे बचाव कैसे करेंगे। मान लीजिए आग लगी गई, तो उससे बचाव कैसे किया जाएगा, सुने। या तो आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी के छिड़काव के अलावा झाग, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं। आप देखे होंगे कि कई संस्थानों में एक पाइप होज लगा होता है, ठीक है, पाइप लगा होता है और टंकी के साथ वो जुड़ा रहता है। कई जगह देखे होंगे खूब सारा पाइप लिपटा हुआ एक शीशे के अंदर बंद होता है। कई जगह देखे होंगे छत पर क्या लगे होते हैं, एक टोटी जैसे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। उन सभी का एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, कि आग से क्या किया जाए, बचाव किया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकें, पानी का, रेत का, रेत रखे रहे बाल्टियों में भर के रखा जाता है कहाँ पे, जहाँ पे आग लगने के ज्यादा चांस होते हैं। उसके अलावा फायर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके अलावा फायर पाइप होज का इस्तेमाल किया जा सकता है, फायर पंप का इस्तेमाल किया जाता है कई जगह, कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। तो ये तरीके हैं आपके आग से बचाव के। तीसरा जो तरीका है वो है एक्सप्लोजन। कहीं अगर विस्फोट हो रहा है, तो बहुत जगह ऐसा आग लगने का सबसे मुख्य कारण एक्सप्लोजन का रहता है, विस्फोट का होता है, विस्फोट के कारण आग लग गया। तो कई जगह क्या किया जाता है, विस्फोट से बचने को उनको सेंस करने का यंत्र लगाया जाता है, ठीक है, सेंसर्स लगाए जाते हैं जो विस्फोटक को क्या कर सकें, सेंस कर सकें, या फिर हो हुए विस्फोट को तुरंत सेंस करके अलार्म बजा दें, ठीक है। तो कई जगह विस्फोटक संसूचन यंत्र लगा होता है जो विस्फोट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन कहा जाता है इसको। तो ये तीन मेथड हैं जिनसे आग को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, आग से सुरक्षा पाई जा सकती है। अब कुछ सेफ्टी रूल्स हैं फायर के साथ, आग के साथ कुछ सुरक्षा नियम हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। वैसे ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो रोज ही मैं आपको कई नियम बताऊंगा, कई चीजें बताऊंगा, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर इसका बेसिक नॉलेज, वैसे एक और बात है, सारे बच्चे लगभग इसके बेसिक नॉलेज से परिचित होंगे। कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात मैं कर लेता हूं पहले, जिनको अग्निशमन उपकरण भी कहा जाता है। एक एक करके देख ले, मैं लिख देता हूं। फायर फाइटिंग
इक्विपमेंट्स, ऐसे उपकरण जो आग से लड़ने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, उनको बोला जाता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। पहला नाम फायर एक्सटिंग्विशर्स। आप एक डब्बा लगा लाल कलर का हर कॉलेज में, इंडस्ट्री में देखते होंगे, जिसपे लिखा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी आग लगती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने में, उस आग को बुझाने में। असल में उसके अंदर सॉलिड CO2 भरा होता है, ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर, जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ड्राई आइस मतलब सूखा बर्फ, ठीक है। जब भी हम ठंडा कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में, तो वो बर्फ बन जाता है। होता क्या है, आप जानते हैं कि आग कहीं भी लगती है वहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब उसको अप्लाई कर देते हैं जहां आग लगी है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और आग बुझने लगती है। तो यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अगला जो है स्मोक डिटेक्टर। आप जानते हैं कहीं भी आग लगेगा तो धुआं उठता है, और धुएं को अगर डिटेक्ट कर लिया आपने तो क्या होगा, फायर अलार्म बजने लगता है। तो कई जगह कंपनीज में स्मोक डिटेक्टर्स लगा होता है, गोल सा होता है, उसके अंदर नली बनी रहती है और पंखे जैसा शेप रहता है। जब भी आग लगता है तो धुएं का क्या काम है, ऊपर उठना, तो अक्सर वो ऊपर ही लगा रहता है। और अक्सर वहां लगा होता है जहां पे हवा का क्या होता है, आना जाना रहता है। उसके अलावा है फायर सूट, फायर स्प्रिंकलर्स। कई बार लोग फंस जाते हैं किसके अंदर, अ, आग के अंदर फंस जाते हैं। तो ऐसे सूट्स बने होते हैं जिनको पहन के आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं या फिर अंदर भी जा सकते हैं किसी को बचाने के लिए, जिनको बोला जाता है फायर शूट। फायर स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, ये एक तरह के पानी छिड़कने वाले डिवाइस होते हैं जो छतों के ऊपर लगे होते हैं कहीं भी बड़े संस्थानों में। जब भी आग लग जाती है तो उनमें सेंसिंग डिवाइस लगा होता है जो सेंस कर लेता है, या तो धुएं को या तो गर्मी को सेंस करके, उसके अंदर एक ट्यूब रहती है पतली सी शीशे की, वो सेंस करते ही फूट जाती है, अपने आप फूट जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि पानी को वो चारों दिशाओं में स्प्रिंकल करता है। जैसे आप बागानों में देखे होंगे कि जो पानी को इधर से उधर बौछार की तरह वो पानी को छिड़कता है, और वो ऊपर लगा होता है, ठीक है, वो फायर स्प्रिंकलर्स होता है। फायर हाइड्रेंट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आग पर आप डालेंगे तो आग तुरंत बुझ जाती है, ठीक है, जिन्हें फायर हाइड्रेंट्स कहा जाता है। एक फायर सेफ्टी पाइपलाइन होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक बड़ा सा होज होता है, वो एक जगह शीशे में बंद रहता है, वो उसके पास खूब लंबी पाइप लगी होती है। जब भी कभी भी आग लगता है तो उस पाइप को तोड़ करके, उस शीशे को तोड़ करके जिसके अंदर वो पाइप लगा रहता है, उसके बाद वो पाइप ले जा करके जहां आग लगा तो वहां हम बौछार कर सकते हैं। तो जो अग्निशामन यंत्र वाहन आता है, और जो वो जितने स्पीड से पानी को फेंकता हो उसी इतने स्पीड से फायर सेफ्टी पाइपलाइन भी काम करती है। अगला जो है फायर शेल्टर। कई ऐसे कमरे बने होते हैं या घर टाइप का बना होता है जिसपे आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई जगह ये फायर शेल्टर्स बने होते हैं स्पेशली वहां जहां आग का ही काम हो रहा हो। उसके अलावा देखिए हेलमेट होता है, फायर फाइटिंग हेलमेट कहा जाता है। फायर फाइटिंग ग्लव्स होता है, फायर फाइटिंग
होस्ट होता है, बूट होता है, ड्रेस होता है, आग ना लगने वाले हाथ में ग्लव्स पहने जाते हैं, हेलमेट पहना जाता है, उसके अलावा जूते पहने जाते हैं जिसपे आग नहीं लगता है। तो ये कुछ डिवाइसेस थे जो आग से लड़ने में हमें मदद करते हैं। तो ये बातें थी आग से सुरक्षा की, ठीक है। आग में सुरक्षा में क्या यंत्र इस्तेमाल होते हैं, आग की सुरक्षा में कौन कौन सी विधियां हैं, फायर ट्रेंगल क्या है जिसको अग्नि त्रिकोण कहा जाता है, आग क्यों लगती है, क्योंकि वो तीन एलिमेंट अगर कहीं प्रेजेंट है तो आग लग जाती है, उन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, और उसके कई धाराएं ऐसी हैं जिनको आपको जानने की जरूरत होती है।